तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। ओके, सो पिछली वीडियो में मैंने बताया था हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हाँ, हेरिंग ब्रूइंग रिफ्लेक्स क्या बताया था कि ये वर्ड डिस्टेंशन को प्रिवेंट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, एक होता है डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। इन्फ्लेशन मतलब हवा को अंदर लेना, तो ये एक टाइम के बाद आप हवा अंदर नहीं ले सकते हो, लंग्स एल्वेलाई को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो उसको कौन बचाता है ओवर एक्सटेंड होने से? हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। ओके, सिमिलरली आप अगर सांस छोड़ दो, एक टाइम बाद आप और ज़्यादा नहीं छोड़ पाओगे और आप अपने आप बंद कर दोगे छोड़ना, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। डिफ्लेट मतलब बाहर छोड़ने का रिफ्लेक्स है, वो बंद, ये वाला रिफ्लेक्स उसको बंद कर देता है। तो ये दो तरह के होते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, अब आते हैं इस वाली वीडियो के मेन टॉपिक पे, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमने देखा पीछे ऊपर कि रेस्पिरेशन का न्यूरल रेगुलेशन भी है, केमिकल रेगुलेशन भी है। न्यूरल रेगुलेशन होता है ब्रेन के पोन्स एंड मेडुला वाले पार्ट से, एंड केमिकल रेगुलेशन होता है कीमो रिसेप्टर से। अभी कीमो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन में होते हैं मेडुला के लेवल पे। ओके, मतलब मेनली फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो दो होते हैं हमारे पास, कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी, जो कि कहाँ पे होते हैं? ये आपका कैरोटिड बाइफर्केशन होता है मेन, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। सो इस लेवल पे आपके पास क्या होते हैं, इनके बाइफर्केशन से जस्ट पहले दो सेल, मतलब एक तरीके की स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हो आप कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे गर्दन पे बाइफर्केशन होता है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, ठीक है। तो जो ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ हैं, इनके पास, इन स्ट्रक्चर्स के पास एक सेल होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमस सेल। तो ये ग्लोमस सेल के पास मेनली आपके पास ये रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर। अभी कैसे काम करते हैं देखते हैं। जब भी आपकी ब्लड में, मतलब जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है या CO2 बढ़ जाती है या फिर H+ बढ़ जाता है, तो ये सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। अब खुद सोचो कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब हाइपोक्सिया हो गया, CO2 बॉडी के अंदर बढ़ गई है क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही है, हाइपर कार्बिया हो गया, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपकी बॉडी को क्या चाहिए कि इंसान हाइपर वेंटिलेट करके ऑक्सीजन को अंदर ले ले, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा था, और हाइपर वेंटिलेट करेगा तो उतने बाहर भी छोड़ेगा, तो ये CO2 को बाहर एक्सपायर कर देगा। तो ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी अगर हाइपर वेंटिलेट हो जाए। तो शुरू में क्या हो रहा था, CO2 बढ़ रही थी बॉडी में, ऑक्सीजन कम था, तो जो CO2 को सेंस करने का काम है वो होता है सेंट्रल रिसेप्टर का, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रल रिसेप्टर होते हैं ना, वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? बॉडी में जब भी CO2 बढ़ेगी ना, तो वो सेंट्रल रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। एंड बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होएगी, हाइपोक्सिया होगा, तो वो जो ये दो पेरिफेरल रिसेप्टर थे, कीमो रिसेप्टर थे, ये ऑक्सीजन की कमी को डिटेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि CO2 की एक्सेस को सेंट्रल डिटेक्ट करते हैं एंड हाइपोक्सिया को कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन आती है कि इंक्रीज इन H+ आयन। कौन सी कंडीशन होती है जब H+ बढ़ जाता है? एसिडोसिस है, वो डायरेक्टली सेंट्रल को स्टिमुलेट करती है। तो सेंट्रल के पास क्या क्या स्टिमुलाई हो गए? एक तो CO2 का बढ़ना, एसिडोसिस, एंड एक है BP का भी कम होना। तो तीन है सेंट्रल के लिए एंड पेरिफेरल के लिए, हाइपोक्सिया, H+ भी इससे होते हैं, मतलब अगर एसिडोसिस हो रही है वो भी इसको स्टिमुलेट करेगा, एंड BP कम भी इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से स्टिमुलाई किस किस को एक्टिवेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी कहाँ, इनकी लोकेशन क्या होती है? एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जस्ट बिफोर द बाइफर्केशन। इनके पास ग्लोमस सेल होता है जो कि हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब अच्छा, ये काम कैसे करता है? तो ये लिखा है मैंने, आपके बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ,
ऑक्सीजन की कमी, CO2 एक्सेस हो गई या H+ एक्सेस हो गया, एसिडोसिस, ये तीनों स्टिमुलाई का काम करेंगे, ठीक है। ये किसको एक्टिवेट कर देंगे? कीमो रिसेप्टर को, ठीक है। कीमो रिसेप्टर कौन से हो सकते हैं? पेरिफेरल भी हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं। कीमो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो कीमो रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं, और क्या उनके कीमो रिफ्लेक्स से क्या होता है? बॉडी हाइपर वेंटिलेट करने लगती है, लंग्स हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेता है एंड ज़्यादा CO2 बाहर छोड़ता है। तो CO2 वॉश आउट हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है एंड H+ कम हो जाता है। तो जो आपकी शुरू की कंडीशन थी वो रिवर्स हो गई अभी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। और ये हाइपर वेंटिलेशन जनरेट किसने किया? इन कीमो रिसेप्टर ने कुछ सिग्नल भेजे, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो गई। तो पूरा है कीमो रेगुलेशन की कुछ केमिकल्स, CO2, ऑक्सीजन, H+, ये सारे केमिकल्स ही तो है। इन केमिकल्स की इंक्रीमेंट अमाउंट बढ़ने की वजह से रेस्पिरेशन चेंज हो गई, नॉर्मल से हाइपर वेंटिलेट हो गई, ठीक है। तो ये केमिकल्स कैसे आपकी रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर गए, ये हमने देखा इसमें। अब देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया 4 तरह की होती है, इनसे भी क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनेमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिक मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है। ये कब देखने को मिलता है आपको? जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है। जैसे रोहतांग, लेह रोहतांग, ऊंची वाली जगह कोई भी, वहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को हाइपोक्सिक फील होएगा, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का। दूसरा टाइप है अनेमिक हाइपोक्सिया। अनेमिक मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो अनीमिया वाले पर्सन में हो ये वाला हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। साथ में CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ये ठीक, CO2 नहीं है, ये CO है, मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में भी आपको अनेमिक देखने को मिलता है। इसमें एक लाइन लिखी होती है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर नॉट स्टिमुलेटेड बाय अनेमिक। तो ये पेरिफेरल वाले थे, कैरोटिड एंड एओर्टिक, ये नहीं स्टिमुलेट होंगे इससे। क्यों? ये तो किससे स्टिमुलेट हो रहे थे? जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी। अनेमिक पर्सन में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन है, बट वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नहीं कैरी कर पा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाता है अनेमिक, हीमोग्लोबिन कम हो या फिर CO पॉइजनिंग में। तीसरा टाइप है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ। अब ब्लड एक ही जगह रुक गया, आगे नहीं जा पा रहा है, तो ये इश्केमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। कोई क्लॉट हो गया जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, तो इसकी वजह से आपको साइनोसिस देखने को मिलती है। तो सीधा इससे क्वेश्चन आता है कि किस हाइपोक्सिया में साइनोसिस देखने को मिलती है। तो थर्ड वाले में याद रखना, स्टेगनेंट वाले में। चौथा टाइप है हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टो मतलब होता है सेल, टॉक्सिक मतलब पॉइजन। तो कौन सा पॉइजन है जो कि सेल में टॉक्सिसिटी करता है? साइनाइड पॉइजनिंग। बायोकेमिस्ट्री से हम पढ़ते हैं कि साइनाइड है वो कौन से कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। ETC है ना, जो ETC के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 4th कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करता है कौन? साइनाइड, जिसकी वजह से ETC बंद हो जाती है। ETC बंद तो वही आपका पूरा ATP का सिस्टम बंद हो जाता है एंड सेल में कमी हो जाती है। तो ये वाली पूरी चारों तरह की हाइपोक्सिया और उनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी। एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी में हमें देखना है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम या फिर समुद्र के नीचे जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसमें कोई भी चीज़ राइट साइड में कब हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी। तो उसमें हमने देखा था कि हाई एल्टीट्यूड राइट शिफ्ट कर जाता है। राइट शिफ्ट मतलब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे राइट शिफ्ट होता है। ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके अब देखते हैं और क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। हाँ, तो हमने देखा कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो इंसान को सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो उसकी कमी होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड में हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में वही हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और वो क्या कर देंगे? हाइपर वेंटिलेशन करवा देंगे बॉडी से। जब हाइपर वेंटिलेशन करेगा इंसान तो जब हाइपर वेंटिलेशन करेगा इंसान
तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगी, बट साथ ही साथ CO2 का क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बढ़ने लग गई, लेकिन CO2 का वॉश आउट हो जाएगा। CO2 का वॉश आउट, एक्सेस वॉश आउट की वजह से बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगी, अल्कलोसिस। ठीक है, अल्कलोसिस। ठीक है, क्योंकि एक्सेस CO2 था, वो CO2 क्या कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी में, एसिड। जब एसिड लूज हो गया बॉडी से तो अल्कलोसिस बच जाएगा। ओके, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, एक्सेस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से बॉडी में अल्कलोसिस जनरेट हो गया। अब हमें पता है मेडिसिन के कॉन्सेप्ट से कि एल्कलोसिस होता है, चाहे वो कोई भी एल्कलोसिस हो, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, वो कैल्शियम को क्या कर देता है, बॉडी से कम कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको टेटनी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओके, टेटनी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा हाइपोक्सिया की रिस्पॉन्स में हाइपर वेंटिलेशन, CO2 वॉश आउट, एल्कलोसिस हो जाएगी एंड टेटनी डेवलप हो जाएगी। ओके, और क्या क्या होगा। अब शुरू में ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रही है हाइपर वेंटिलेशन से, बट बॉडी में और भी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे हाइपोक्सिया से डील करने के लिए। जैसे कि हाइपोक्सिया था, तो हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में ब्लड अनेमिक फील कर रहा था, सॉरी हाइपोक्सिक फील कर रहा था, तो बॉडी एरिथ्रोपोइटिन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और बॉडी में RBC की अमाउंट बढ़ जाएगी। इसी को हमने क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो पॉलीसाइथेमिया मतलब RBC का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाली भी आपको एल्टीट्यूड पे जाने पे ये वाला चेंज भी देखने को मिलता है। अच्छा, तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी हाइपोक्सिक नहीं फील करती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कि जब आपकी बॉडी उस चीज़ से अडेप्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं एक्लेमाटाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, कि आप अडेप्ट हो गए हो, अब आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया नहीं है, क्योंकि बॉडी ने अलग अलग तरीके से डील करना सीख लिया उस लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की, लो ऑक्सीजन की वजह से। तो एक्लेमेटाइजेशन एक टर्म देते हैं हम उसको, एडेप्टेशन को। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इससे आप डील कैसे करते हो बॉडी। ये तो हम पढ़ते हैं एक्यूट को, कि आप आज गए और आज ही आपको हेडेक और आज ही डिस्निया वगैरह फील होने लग गया, तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो हाई एल्टीट्यूड को। इसको बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। डिसेंट मतलब आप अगर ऊपर जाने की वजह से आपको डिस्निया फील हो रहा है, आप उसको नीचे ले आओ, वापस लो लो एल्टीट्यूड पे ले आओ, लो हाइट पे ले आओ। साथ में आप ऑक्सीजन दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करनी, निफेडिपिन दोगे, डेक्सामेथासोन दोगे एडेमा से डील करने के लिए। अगर क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसिटाजोलामाइड। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। वो तो थी जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हो। दूसरी कंडीशन है जब आप बहुत ज़्यादा समुद्र के नीचे चले जाते हो, डीप सी में। ठीक है, अब हम जितना नीचे जाते हैं ज़मीन के समुद्र में, हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो डीप सी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये किन किन में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो डाइवर्स होते हैं, समुद्र में डाइविंग करते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, कैसन्स डिजीज़। तो इसको एक डाइवर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, कैसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो गोताखोर जो डाइवर्स होते हैं, वो डीप सी में जाते हैं, उनको क्या होता है। ठीक है, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी गैस होती है, हाई प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, बट जैसे ही प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वो वापस एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, जैसे हम सिलेंडर में गैस होती है, उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो जो LPG के सिलेंडर्स होते हैं, वो लिक्विफाइड होता है, क्योंकि हमने गैस को इतना ज़्यादा प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया कि वो गैस अब लिक्विड बन गई। बट जैसे ही उसका प्रेशर लो कर दिया जाता है, हाँ, तो इसी तरह जब आप उसको रिलीज़ करते हो गैस को, तो वापस लिक्विफाई से लो प्रेशर पे गैस बन जाती है। यही सेम होता है डीप डाइविंग में। डीप डाइविंग्स में क्या होता है, जैसे आप समुद्र के नीचे जाते हो हाई प्रेशर पे, तो जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, वो जो ब्लड में नाइट्रोजन होती है, वो जब नीचे जा रहे हो तो वो क्या कर जाती है, हाई प्रेशर की वजह से लिक्विफाई हो जाती है। बट जैसे ही आप नीचे से एकदम से ऊपर आते हो, तो बॉडी में क्या क्या होता है, हाई प्रेशर से ज़मीन मतलब बहुत गहराई से आप सरफेस की तरफ आ रहे हो, तो अब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहे हो। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हो,
वो भी रैपिड असेंड। रैपिड मतलब एकदम से, बहुत ही मतलब रुक रुक के नहीं, एकदम से थोड़ा रैपिडली आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हो। तो वो जो लिक्विफाइड थी गैस, अब वो एक्सपेंड होने लग जाएगी और आपको ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स दिखाई देते, मतलब दिखाई नहीं देते, मतलब होते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस थी वो लिक्विफाई हो जाती है पहले तो, और अब जब आप ऊपर आ रहे हो अब वो बबल्स के फॉर्म में बनने लग जाती है। यही जो नाइट्रोजन है ना नाइट्रोजन के गैस के बबल्स, यही जॉइंट्स में जाते हैं। जॉइंट्स में क्या करते हैं, पेन कोज करते हैं। इसलिए जो वो डाइवर समुद्र के नीचे गया था उसको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होएगा, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को, घुटनों को बेंड कर लेगा। इसलिए इस बीमारी को में बेंड्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली वही जो नाइट्रोजन गैस है वो लंग्स में जा कर के क्या करेगी, चोक्स कर देगी। चोक्स मतलब सांस नहीं आना, दम घुटना। लंग्स में जा कर के उसको क्या फील होगा कि वो चोक कर रहा है, इसको चोक्स बोलते हैं। वो ब्रेन में जाएगी क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। वो नाइट्रोजन लिपिड सोल्यूबल गैस है और वो नार्कोसिस करेगी। ओके, एंड एयर एम्बोलिज्म, ब्लड वेसल्स में एयर एम्बोलिज्म करेगी। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स उस डाइवर को फील होंगे नाइट्रोजन गैस बबल की वजह से होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अब एक्सपेंड कर रही है। क्यों एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि अब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रहा है। हाई प्रेशर कहाँ है, डीप सी में। लो प्रेशर कहाँ है, सरफेस पे। तो वो एकदम से रैपिडली सेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। पहले तो नीचे गया, अब वो एकदम से ऊपर आ रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की आते टाइम ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी को बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन मतलब कंप्रेशन का उल्टा। जब वो नीचे जा रहा था तो गैस कंप्रेस हो रही थी हाई प्रेशर पे, ठीक है। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा है तो गैस डीकम्प्रेस हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो इस बीमारी के 3 नाम हो गए, डीप डाइवर्स डिजीज़, कैसेंस डिजीज़ एंड डीकम्प्रेशन सिकनेस। ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो उसको हाइपरबारिक चैम्बर्स में ले जाएंगे। तो हाइपरबारिक चैम्बर्स में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस दी जाती है। और क्या हम सलाह देंगे उसको कि स्लोली असेंड करना है। एकदम से मेन दिक्कत आई थी क्योंकि उसने रैपिड असेंड किया था। हम उसको बोलेंगे स्लोली असेंड करना है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके आना है। मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे ना आकर के उसको ऐसे आना चाहिए, ऐसे रैपिडली। ओके, तो ये थी आपकी डीप डाइवर्स डिजीज़। और पहले हमने पढ़ा हाई एल्टीट्यूड। तो ये थी एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी।